इतनी इंटरेस्टिंग तो कोई वेब सीरीज भी नहीं होती जितनी इंटरेस्टिंग होती है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि इसमें कभी किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है तो कभी कहीं युद्ध। हर रोज नई कहानी देखने को मिलती है। हालांकि वैसे तो वर्ल्ड मैप ऊपर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा होता है यह कोई नहीं जानता। ऐसी ही कहानी है म्यांमार की, जो आज दुनिया के सबसे जटिल और खतरनाक संघर्षों में फंसा हुआ है। इनफैक्ट पिछले 4 सालों में तो इस देश में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसे समझना भी बेहद मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ केवल 2 पक्ष नहीं लड़ रहे, बल्कि दर्जन से भी ज्यादा रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन, एथनिक मिलिशियाज, लोकल वारलॉर्ड्स, प्रो डेमोक्रेसी फाइटर्स और यहाँ की शक्तिशाली सरकार सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनफैक्ट इस संघर्ष में अब तक 80,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 30 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े संघर्ष के बावजूद दुनिया का ध्यान म्यांमार की तरफ है ही नहीं। दुनिया आज भी यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष पर अटका हुआ है, जबकि म्यांमार का गृह युद्ध ऑलमोस्ट साइलेंटली चल रहा है, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा देश खात्मे की ओर बढ़ रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है? ये समझने के लिए आपको इतिहास में चलना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। आज जिस देश को हम सब म्यांमार के नाम से जानते हैं, कुछ दशकों पहले उसका नाम बर्मा हुआ करता था। बर्मा का भारत से संबंध बहुत पुराना है, मगर फिर भारत की तरह यहाँ पर भी ब्रिटेन की एंट्री हुई। 1824 से लेकर 1948 तक यह देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान बर्मा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया। जिस तरह से भारत में फॉरेस्ट से लेकर एग्रीकल्चर पैटर्न तक सब कुछ बदल दिया गया था, बर्मा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से बर्मा की इकोनॉमी पूरी तरह बदल गई थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। साथ ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने देश की एथनिक कंपोजिशन को भी बदल कर रख दिया था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश से लाखों मजदूरों को बर्मा में लाकर बसाया, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ गया। और फिर टाइम आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1948 में बर्मा को आखिरकार आजादी मिल ही गई, लेकिन यह आजादी उन्हें सोने की प्लेट में सजाकर नहीं मिली थी और ना ही आजादी अकेले आई थी, क्योंकि आजादी के साथ देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी आकर खड़ी हो गई थी। और इस समस्या का नाम था जातीय विविधता यानी एथनिक डाइवर्सिटी। एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि म्यांमार दुनिया के सबसे डाइवर्स देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ लगभग 135 अलग अलग जातीय समूह रहते हैं। जी हाँ, 135। और इनमें सबसे बड़ा समुदाय बामर का है। बामर की बात करें तो यह समुदाय देश की लगभग 60 से 65% पॉपुलेशन है। लेकिन देश के बॉर्डर एरियाज में कई दूसरे समुदाय भी रहते हैं, जैसे कि करेन, काचिन, रखाइन, चिन, मोन और शान। इन सभी ट्राइब्स की अपनी लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी है, और ये तो आप भी जानते हो, अपनी पहचान को कोई भी मिटाना नहीं चाहता। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कई समूह धर्म के आधार पर भी अलग हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अधिकांश बामर लोग बौद्ध हैं, वहीं कुछ कम्युनिटी क्रिश्चियन भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। और यही वो वजह है जिसके कारण म्यांमार एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर वाला देश बना हुआ है। हालांकि आजादी के बाद सबको लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि विदेशी लोग यहाँ से चले गए हैं। इनफैक्ट म्यांमार के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नेता आंग सान ने एथनिक ग्रुप से कई वादे भी किए थे कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा और उन्हें अपनी एरियाज में ऑटोनॉमी दी जाएगी। मगर अफसोस, फ्रीडम के कुछ ही महीने पहले आंग सान की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से उनके वादे भी लगभग खत्म हो गए। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों का भरोसा उठने लगा और कई एथनिक कम्युनिटीज ने सरकार के खिलाफ ही हथियार उठा लिए और अपनी अपनी सेनाएं बना ली। इन सेनाओं को एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। और बस यहीं से शुरुआत हुई म्यांमार के लंबे गृह संघर्ष की। वैसे आपको शायद यकीन नहीं होगा, मगर म्यांमार का संघर्ष दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले युद्धों में से एक है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये पिछले 70 साल से भी ज्यादा समय से जारी है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, 70 साल। वैसे 1962 में म्यांमार की सेना यानी तामरो ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था, जिसकी वजह से देश में चल रही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिर गई और यहाँ पर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश्ड हो गई। इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने पूरी दुनिया से म्यांमार को लगभग अलग करके रख दिया। इनफैक्ट विदेशी व्यापार सीमित हो गया था, उद्योगों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और यही नहीं, इनफैक्ट अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में डाल दिया गया था, जिसका रिजल्ट यह निकला कि कुछ ही दशकों में म्यांमार की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच गई थी। इनफैक्ट 1987 तक तो म्यांमार दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो चुका था।
ऐसे ही टाइम गुजरता चला गया और फिर आया 1988 का साल। अब तक गरीबी और दमन से पूरा देश परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से आखिरकार लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से लाखों लोग सड़कों पर आ गए। आंदोलन इतना बड़ा था कि सैन्य शासन की नींव हिल गई थी, मगर सेना भी पीछे कहां हटने वाली थी। सेना ने आंदोलन को बेरहमी से कुचल डाला। हजारों प्रोटेस्टर मारे गए और लाखों को बंदी बना लिया था। मगर यह विद्रोह बहुत बड़ा था, यह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विद्रोह चलता रहा और इसी बीच 1989 में देश का नाम बदलकर बर्मा से म्यांमार कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सेना का कहना था कि यह नाम सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन करता है, मगर कई देशों ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग म्यांमार को बर्मा ही कहते हैं। फिर आया 1990 और देश में चुनाव कराए गए। सेना को विश्वास था कि वही जीतेंगे, मगर परिणाम चौंकाने वाले थे, क्योंकि बर्मा में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की नेता आंग सान सूची थीं। वैसे अगर आंग सान सूची की बात की जाए तो वह फ्रीडम फाइटर आंग सान की बेटी थीं, मगर सेना ने चुनाव के परिणाम को मानने से ही इनकार कर दिया। इनफैक्ट सूची को लगभग 20 सालों के लिए नजरबंद कर लिया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि इस दौरान वह लोकतंत्र की ग्लोबल सिंबल्स बन चुकी थीं। वे ही वो वजह थी जिससे अब म्यांमार के लोगों को लोकतंत्र में अपनी आखिरी उम्मीद दिखाई देने लगी थी। आखिरकार 2015 में एक बार फिर से चुनाव हुए और एनएलडी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। यह पहली बार था जब इस देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। मगर ऐसा नहीं था कि सेना कमजोर हो गई थी। सेना अभी भी बहुत शक्तिशाली थी और इसके लिए जिम्मेदार था वहां का संविधान। एक्चुअली संविधान के अनुसार संसद की 25% सीटें सेना के पास रिजर्व थीं। सेना सिक्योरिटी एंड इंटरनल अफेयर्स जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को भी कंट्रोल करती थी। मगर फिर भी दुनिया को उम्मीद थी कि म्यांमार लोकतंत्र की ओर बढ़ ही जाएगा और ऐसा होने भी लगा था। मगर कुछ सही होता उससे पहले ही रोहिंग्या संकट खड़ा हो गया। दरअसल यह बात 2017 की है, जब म्यांमार के वेस्टर्न स्टेट्स जिसका नाम रखाइन है, उसमें रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशंस चला दिया था। यह बहुत ही निर्मम हत्या थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि गांव के गांव जला दिए गए, हजारों लोगों की हत्या कर दी गई और लगभग 7 लाख रोहिंग्या लोग बांग्लादेश और भारत की ओर भागने लगे। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक इस पर बोलने पर मजबूर हो गए। इनफैक्ट संयुक्त राष्ट्र ने तो इसे जातीय सफाई यानी कि एथनिक क्लींजिंग का नाम दिया। और यकीन मानिए यह इस सदी की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडीज में से एक थी। पर हैरानी की बात यह थी कि आंग सान सूची ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर सेना का ही बचाव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह जिसका बचाव कर रही हैं वही एक दिन उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। आखिरकार 2020 में म्यांमार में फिर से चुनाव हुए और एनएलडी पार्टी फिर से जीत गई, मगर सेना ने चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी बताया और फरवरी 2021 में तख्ता पलट कर दिया। इनफैक्ट आंग सान सूची को गिरफ्तार भी कर लिया गया और एक बार फिर से सेना ने ही देश की सत्ता संभाल ली। तख्ता पलट के बाद देश भर में प्रोटेस्ट्स होने स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। हजारों युवा देश के माउंटेनस एरियाज में भाग गए और उन्होंने पुराने इंसर्जेंट ग्रुप से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद देश में एक नई सेना बनाई गई जिसका नाम रखा गया पीपुल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ। इसके अलावा डेमोक्रेटिक लीडर्स ने एक समानांतर सरकार भी बना डाली जिसे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी एनयूजी कहा जाता है और यहीं से आधुनिक म्यांमार के गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव हो गए। साल 2023 में तो 3 बड़े विद्रोही संगठनों ने मिलकर एक बड़ा सैन्य अभियान चला दिया जिसे ऑपरेशन 1027 कहा जाता है। इसी अभियान में म्यांमार की सेना को भारी नुकसान हुआ। कई शहर रेबल्स के कब्जे में चले गए और हालात ऐसे बन गए कि हजारों सैनिकों को आखिरकार समर्पण करना पड़ा और यह म्यांमार के गृह युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी म्यांमार की तरफ दुनिया ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, मगर एक ऐसा देश है जो लगातार इस पर नजर रखे हुए है और वह है भारत का पड़ोसी चीन। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल म्यांमार चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ से गुजरने वाली तेल और गैस पाइपलाइनों के जरिए ऊर्जा सीधे चीन तक पहुंचती है। इसके अलावा म्यांमार में दुनिया के कई अहम रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। इसी वजह से चीन इस पूरे संघर्ष पर बहुत करीब से नजर रखता है
और कई बार पर्दे के पीछे से इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करता रहता है। अगर आज के म्यांमार की स्थिति को देखा जाए तो हालात बेहद जटिल हो चुके हैं। एक तरफ सेना बड़े शहरों और मुख्य इलाकों पर नियंत्रण बनाए हुए है, जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में कई विद्रोही गुटों का कब्जा है। 2025 में आए एक बड़े भूकंप ने तो म्यांमार की स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर म्यांमार का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इस देश के सामने 3 संभावित रास्ते नजर आते हैं। सबसे पहला यह है कि यहाँ एक लंबा गृह युद्ध शुरू हो जाए जो कई दशकों तक चलता रहे। दूसरा यह है कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हो जिसमें सेना को सत्ता से हटाकर एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाए। और तीसरा यह है कि देश ही टूट जाए, यानी म्यांमार कई छोटे छोटे एथनिक स्टेट्स में बंट जाए, जैसा कि 1990 के दशक में यूगोस्लाव वॉर्स के दौरान हुआ था। आज म्यांमार दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में से एक का सामना कर रहा है। यह एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे अंदर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया का ध्यान अभी भी इस संकट पर बहुत कम है, और अगर यही स्थिति जारी रही तो संभव है कि एक दिन यह खबर सुनने को मिले कि म्यांमार अब एक देश नहीं रहा। तो यह थी म्यांमार की कहानी। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।